Okay, so let's start today's session. Before this waste, I start. हमने करना क्या है आज? तो अगले मेरा प्लान था कोई टॉपिक भी ऐड कर देती हूँ, लेकिन अब मैंने सोचा है कि बजाय इसके कि हम कोई थ्योरी टॉपिक्स भी साथ में ऐड करें, इसको थोड़ा सा ओरिएंटेशन सेशन रखते हैं और सिंपल ही रखते हैं, ठीक है? एंड आई विल टेक यूर FAQs एज वेल. सो कनेक्ट नहीं हो रहा, अच्छा ठीक है, हो जाएगा अभी थोड़ी देर तक. आवाज ठीक है मेरी? रम, यस और नो? ओके, चलो एक बताओ, ये क्या नजर आ रहा है तुम लोगों को? व्हाट इज दिस? डिस्क्राइब द पिक्चर. वी आर हेयर टू डिस्कस MRCP, MRCPI, OBGY theory exam preparation, right? ओके, इन दिस सेशन आई विल लेट यू नो सिलेबस क्या है, एग्जाम कैसे बुक करना है, अच्छी फ्लॉलेस फर्स्ट अटेम्प्ट वाली अप्रोच क्या होती है, कैसे पढ़ते हैं, जिन्होंने किया है इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने क्या किया है, और आपने भी इसको वैसे ही करना है, ठीक है? तो बिफोर दिस लेट मी नो कि ये क्या नजर आ रहा है. हम्म. ग्रोइंग प्लांट्स. हाँ, तो वो तो सबको नजर आ रहा है, लेकिन कुछ कोई इसमें पैटर्न है? कैन यू अप्रिशिएट कि कुछ सेंस बन रही है इसको देख के? हम्म. यस. हाँ, तो पहले स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ, राइट राइट राइट. तो ऐसे ही ग्रोथ होती है. आप में से जो लोग भी को प्लान MRCPI को, तो ये नहीं है कि वो उनका ये प्राइमरी एग्जाम है. बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि दे दे आर डूइंग MRCPI एज देयर प्राइमरी एग्जाम. मेजोरिटी ये एग्जाम दे रही है आफ्टर डूइंग MCPS, FCPS या इवन MRCOG. ऐसा ही है ना? हम्म. अच्छा, तो आपने ऑलरेडी बहुत सारे काम किए हुए हैं, डरना नहीं है, ठीक है? ऑलरेडी जरूरी नहीं कि आप अपने प्रेपरेशन के इस फेज पे हो. फॉर MRCPI, इफ यू हैव डन प्रीवियसली FCPS, MS, MRCOG, आप अपनी प्रेपरेशन के इस फेज पे हो, इस फेज पे, राइट? और अगर, हाँ, ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपने MRCOG 1 दिया है या किसी और बेस पे एग्जामेशन ली है एंड यू आर प्लानिंग टू अपेयर इन MRCPI Part 2 डायरेक्टली, तो फिर आप अपनी प्रेपरेशन के इस फेज पे हो, ठीक है? तो गुड थिंग इज दैट. अच्छा, ऑडियंस मुझे बताए, आप आपने पहले कोई मेडिकल डिग्री की है OBGY की? हम्म. MCPS ट्रेनिंग की हुई है एंड MRCOG 1 किया होगा. देखो, ट्रेनिंग की हुई है, 2 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं. तो मेरे एग्जाम दिया है अभी तक या नहीं? एग्जाम अगर दे दिया तो आप इधर हो. यू आर वेरी क्लोज टू डू, MRCPI. हाँ, अगर अभी एग्जाम की तैयारी नहीं की, सिर्फ ट्रेनिंग की है, तो फिर आप इधर हो, ठीक है? बट एनीवे, जो ये वाली फेज है ना, ये कोई डायरेक्ट फेज नहीं है कि लाइक सुबह उठोगे एंड यू विल बी दैट मच बिग. नो 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 नो, इट्स नॉट लाइक दैट. आपने ये प्रोसेस कंप्लीट करना ही है, स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एंड स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ का. तो ओवरवेल्ड नहीं होना एकदम से ह्यूज सिलेबस देख के, या अभी मैं बात करूंगी सिलेबस की भी कि ये कैसे होगा. और लाइक अभी तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो इट्स क्वाइट नेचुरल. जो बड़े बड़े स्टेप्स होते हैं, बड़े बड़े ख्वाब होते हैं, वो छोटे छोटे कामों से, छोटे छोटे गोल्स को डेली अचीव करके होते हैं, और आपने अपने जर्नी को फॉलो करना है, ठीक है? क्योंकि कमिंग अप स्लाइड्स विल बी वेरी बिजी स्लाइड्स, इंफॉर्मेशन रिच स्लाइड्स. तो ओवरवेल्म नहीं होना, ठीक है? अगर आपने डिसाइड कर लिया है यू हैव टू डू MRCPI, तो बस फिर करना ही है, ठीक है? लेकिन शुरू की कुछ स्लाइड्स जो है, मैंने थोड़ी सी ओरिएंटेशन की बनाई है, ताकि आप एक फेयर कंपैरिजन कर सको, ठीक है? इफ यू हैव डन MCPS, FCPS या MS, सो आपके पास क्या और चॉइसेस भी थी MRCPI के अलावा, ठीक है? तो देखो, MRCPI के अलावा आपके पास MRCOG
की भी चॉइस थी, इजंट इट? लेकिन मुझे ये लगता है कि बहुत फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है कि मैम आई हैव डन एमसीपीएस, तो अब मैं नेक्स्ट क्या करूँ? मैं बहुत लाइक मेरी जो फ्रेंड्स हैं वो बहुत आगे चले गए हैं, उनको बहुत आता है, और लाइक आई फील माई सेल्फ नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट, या आई रियली वांट टू गो आउटसाइड और लाइसेंसिंग एग्जाम्स कोई ना कोई देना है, लाइक आईएमसी के लिए, जीएमसी के लिए, तो यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस। लेकिन एमसीपीएस या एफसीपीएस के बाद जो बेटर ऑप्शंस हैं वो या तो एमआरसीपीआई बचती है या एमआरसीओजी बचती है। तो फिर आप इसको कैसे प्लान कर सकते हैं? तो मेरे हिसाब से जो मेरी ओपिनियन है वो ये है कि एमसीपीएस के रूट से बेहतर है कि पहले आप एमआरसीपीआई ऑप्ट करें एंड कीप एमआरसीओजी ऑप्शनल। वैसे तो हर बंदे के अपने ख्वाब होते हैं, ठीक है? इट्स क्वाइट पॉसिबल यू हैव डन एमसीपीएस एंड एमआरसीओजी विल बी योर परफेक्ट रूट, तो आप एमआरसीओजी रूट, ऐसा नहीं है कि एमसीपीएस के बाद एमआरसीओजी हो नहीं सकता। तो मैं ये एवरेज आपको रूट बता रही हूँ पोस्ट एमसीपीएस। इससे क्या होगा कि आपको ये क्विक पाथवे है, आपको जल्दी जो है आईएमसी और जीएमसी का की जो है सर्टिफिकेट मिल जाएगा, एंड यू विल बी एलिजिबल टू वर्क इन द कंट्रीज जो आईएमसी या जीएमसी सर्टिफिकेट्स को एक्सेप्ट करते हैं, और मैक्सिमम कंट्रीज करते हैं, गल्फ के एंड यूरोपियन, ठीक है? अच्छा, दूसरा ये कि ये जो एमआरसीपीआई करना है, चाहे आपने एमसीपीएस किया है, चाहे एफसीपीएस किया है, या पहले एफएमएस किया है, ये थोड़ा फास्ट है। ये एग्जाम थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल है एज कम्पेयर टू योर प्राइमरी एग्जाम एज वेल। अगर आपने पहले एमसीपीएस भी दिया है ना, तो मैं ये कहूंगी वो इतना प्रिडिक्टेबल नहीं था जितना एमआरसीपीआई करना प्रिडिक्टेबल है। क्योंकि सिलेबस जो है वो बहुत ज्यादा वास्ट नहीं है, अगर इसको सही से इंसानों की तरह करते हो और फॉर्मेट को एग्जाम के समझ के तैयारी करते हो, तो पहली अटेम्प्ट में ये डुएबल एग्जाम है। जबकि ये वाली चीज आपने एफसीपीएस, एमएस या एमआरसीओजी में ये थोड़ा सा ये अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। तो ये फास्ट रूट है मेरे हिसाब से एमआरसीपीआई करना। उससे आप अपना जो है लाइसेंस लें प्रैक्टिस का, क्विक एंट्री है इनटू योर ड्रीम कंट्री, और उसके बाद आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं एमआरसीओजी में, ठीक है? तो ये ज्यादा बेहतर है जो भी आप जिस भी रूट पे हो, एमसीपीएस, एफसीपीएस या एमएस ओबीजीवाई, जो भी आपने किया है। बट मुझे ये लगता है कि अगर आपने जल्दी एस्टैब्लिश होना है ना, और जल्दी आप लाइक यू वांट टू गेट एनी फॉरेन जॉब, तो एमआरसीपीआई करना ज्यादा लॉजिकल है, बिकॉज ये एग्जाम ज्यादा प्रिडिक्टेबल है, ठीक है? और इसका सिलेबस भी इतना कोई ज्यादा नहीं है जितना कि एमआरसीयूजी का ज्यादा है, या यहाँ एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशंस थोड़ी ज्यादा हैं। ये थोड़ा लंबा हो जाता है एज कम्पेयर टू एमआरसीपीआई, लेकिन इट्स अप टू यू। तो मैं तो एक छोटा सा फेयर अपना आपको कंपैरिजन दे दिया, ठीक है? ओके, नेक्स्ट एमआरसीओजी रॉयल कॉलेज की डिग्री है, एमआरसीपीआई भी रॉयल कॉलेज की है, लेकिन ये आयरलैंड के रॉयल कॉलेज की है, ये यूके के रॉयल कॉलेज की है। एमआरसीओजी में 3 पार्ट्स है, एमआरसीपीआई में भी 3 पार्ट्स ही हैं, क्योंकि एक तो आपने पार्ट एमआरसीओजी 1 करना है या कोई ना कोई इक्विवेलेंट डिग्री लेनी है, फिर 2 पार्ट्स हैं, ठीक है? हाँ, एमआरसीओजी की जो क्वालिफिकेशन का स्टैंडर्ड है वो आप कह सकते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड है, जबकि एमआरसीपीआई भी इट कैन बी नेक्स्ट बेस्ट। हाँ, आप इसको ऐसे बोल देंगे नेक्स्ट बेस्ट है, दोनों के दोनों इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, ठीक है? ओके, तो क्विक ओवरव्यू अगेन, फिर आई विल जंप ऑन टुडेज टॉपिक जो कि है सितंबर 2026 एग्जाम प्रेपरेशन साइकिल, राइट? ओके, एमआरसीओजी के 3 पार्ट्स हैं, 1 2 3। एमआरसीपीआई के लिए भी हम कह सकते हैं कि 3 ही पार्ट्स है, एक इक्विवेलेंसी का पार्ट है और फिर 2 पार्ट्स हैं, ठीक है? फर्स्ट पार्ट इज रिटर्न। रिटर्न के लिए जरूरी है कि 18 मंथ्स की ओबीजीवाई आपका एक्सपीरियंस हो, और यहाँ मैं आपको बता दूं एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग नहीं है। लाइक यू हैव, आपने एमसीपीएस की ट्रेनिंग की, आप सीपीएस पे रूट में एंटर हुए, या एफसीपीएस की ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग नहीं भी मिलती, आपके पास 18 मंथ्स, 9 मंथ्स गाइनिंग का और 9 मंथ्स ओब्स का एक्सपीरियंस है एज ए मेडिकल ऑफिसर किसी क्लिनिकल पोस्ट पे एक अच्छे सेटअप में, यू आर एलिजिबल टू गिव दिस एग्जाम, ठीक है? 100 क्वेश्चन होते हैं इसके रिटर्न में, वो घर बैठ के देना होता है। फिर आपको उसकी की तैयारी करनी है, इसमें क्लिनिकल एग्जाम है, और ये एग्जाम पाकिस्तान में नहीं होता, यू हैव टू गो इन सिलेक्टेड कंट्रीज जो वो अनाउंस करते हैं। इट कैन बी लाइक ओमान, रियाज, मस्क, यूएई, आयरलैंड, ठीक है? ओके, फिर अगेन सेम थिंग्स। ओके, अच्छा, एक जस्ट एक मिनट। अच्छा, ये जो एमआरसीओजी है ना, ये क्वालिफिकेशन है,
ठीक है, आपने कहीं कहीं भी आपको ओबीजीवाई का एक्सपीरियंस था, आपने एग्जाम पास कर लिया, आप हो गए क्वालिफाइड। आप इंटरनेशनली क्वालिफाइड हो लेकिन इंटरनेशनली ट्रेंड नहीं हो। ट्रेनिंग रूट इज समथिंग एल्स। अगर आप इंटरेस्ट होगा तो आप ये स्लाइड्स पढ़ लीजिएगा, मैं ज्यादा उस पर डिटेल में बात नहीं करूंगी, ठीक है। आपकी कोई क्वायरीज है विच यू रियली वांट टू आस्क मी? एनीवन? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर सदफ बात कर रही हूँ। हम्म। अच्छा, मैंने ये पूछना था, ये जो एक्सपीरियंस का आपने कहा है कि हम्म। 18 मंथ्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, हम्म। ओबीजीवाई मतलब ऑब्स या गायनी का, जिस तरह हमने एमसीपीएस ट्रेनिंग हम्म। की है 2 इयर्स की, हम्म। वो हो गई। हम्म। इसमें ना एक हम्म। फॉर्म था, उसमें ना रिक्वायर्ड क्राइटेरिया था कि जी एक फॉर्म आपने साइन एंड स्टैम्प करवाना है। तो वो उस मैं उसमें आती मेरी हूँ, क्वेरी मैं ये थी कि मैं आ रही हूँ, उसी फॉर्म पे आ रही जी। हूँ। बहुत सारे फॉर्म्स पे ओके दिखा ओके रही हूँ। शायद ओके आपको ओके, थैंक यू। पूछना ना पड़े। ठीक है, तो मैं हाँ, बुकिंग के ओके बारे में थैंक बताऊंगी। बुकिंग थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है और कुछ मसले रहते ही हैं, तो ओके देर एंड टाइम मैं सारी डिटेल्स इस एक सेशन में बना दूंगी, फिर ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी और ये आपके बहुत काम आने वाली है, ठीक है। स्पेसिफिकली जब ये एग्जाम ओके की थैंक बुकिंग ओपन होगी। अच्छा, तो फिर हमने बस कंपैरिजन कर लिया, एमआरसीओजी बेस्ट है यूके ट्रेनिंग पाथवे के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए या एकेडमिक करियर के लिए एमआरसीपीआई भी बेस्ट है। आयरलैंड के लिए, यूरोप के लिए, इवन इन यूके, क्योंकि जीएमसी भी आपको मिलती है अगर आप एमआरसीपीआई करते हैं, यू आर एलिजिबल टू प्रैक्टिस इन यूके, ठीक है। जैसे यहाँ पाकिस्तान में आपको पीएमडीसी का अगर आप सर्टिफाइड नहीं हो तो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो इसी तरह आप यूके या आयरलैंड में अगर उनका आईएमसी या जीएमसी ना, आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो एमआरसीपीआई आपको ये करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो गायनी ओब्स की प्रैक्टिस करने के लिए, आप वहाँ वेरियस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, बाकी दोनों का प्लस ये है कि दोनों ही इंटरनेशनली क्वालिफिकेशंस हैं, ठीक है। और अच्छी सीवी स्ट्रांग हो जाती है। एमआरसीयूजी की जो एक्सेप्टेंस है वो वाइड है, ठीक है। लेकिन बुरी बात क्या है कि थोड़ा लंबा है रूट है, मुश्किल रूट है। एमआरसीपीआई की उसके बाद है। लेकिन अच्छी बात है कि शॉर्टर पाथवे है, फास्टर कंप्लीशन है, क्योंकि सारे पार्ट्स आराम से पहली पहली अटेम्प्ट में होने वाले हैं। वेदर यू हैव डन एमसीपीएस, एफसीपीएस, या आपने 18 मंथ्स की ट्रेनिंग की हुई है अच्छी सी, तो इट्स डूएबल, ठीक है। ओके, कॉन्स क्या है? तो ऑब्वियसली एमआरसीपी तो है, मैंने बोल दिया, लंबा रूट है, मुश्किल भी है, ऑब्वियसली एमआरसीपीआई से मुश्किल है, डिफिकल्ट है, एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव तो खैर ये भी है, लेकिन मैं इसलिए एक्सपेंसिव कह रही हूँ कि लाइक जो कैंडिडेट्स हैं, इट हैज बीन नोटिस्ड कि उनकी जो रेपिटेशन है वो एमआरसीयूटी के पार्ट्स में ज्यादा होती है, तो इसलिए बार बार फीसें भर भर के एक्सपेंसिव हो जाता है, ठीक है। और ये जो कि एक ही दफा फीस भरनी है तो दोबारा नहीं भरनी पड़ती अगर इंसानों की तरह पढ़ते हो। तो आराम से हो जाता है। लेकिन ऑब्वियसली पहला नंबर एमआरसीयूजी का एंड दूसरा नंबर इंटरनेशनल मार्केट, अगर मैं बोलूँ सॉरी टू से, तो एमआरसीपीआई का होगा सेकंड। अच्छा, बाकी दोनों से जो है आपको आईएमसी जीएमसी रजिस्ट्रेशन आप अप्लाई कर सकते हो। फिर उसके बाद मैनी कैंडिडेट्स आस्क मी कि जब हम एमआरसीपीआई कर लेंगे तो कैन वी वर्क इन आयरलैंड या यूके या यूरोपियन कंट्रीज एज कंसल्टेंट? नहीं, आप एज ए कंसल्टेंट नहीं करते, क्योंकि आपकी जो ट्रेनिंग है वो तो आउटसाइड यूके या आयरलैंड हुई है। वो इनिशियली जब ऑब्वियसली आप पास कर लोगे, ओईटी दे दोगे, लैंग्वेज एग्जाम, तो आपको मिल गई है रजिस्ट्रेशन प्रैक्टिस करने की, आप वेरियस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो एज ए रजिस्ट्रार या एसएचओ, ठीक है। उसके बाद फिर आपने अपनी सर्जिकल लॉग बुक, अपने अपनी प्रैक्टिस, टीचिंग, रिसर्च, ऑर्डर्स, वर्क प्लेस असेसमेंट्स, रेफरेंसेस, इन पे काम करना है। इस ये सारे काम गुण आपके पूरे हैं ना, तो फिर आप अप्लाई करते हो लाइक ट्रेनिंग रूट पे, ठीक है। और ट्रेनिंग रूट अगर मैं बात करूं आयरलैंड में, तो ये 5 से 6 साल का है, इवन आफ्टर डूइंग एमआरसीपीआई। और एमआरसीओजी में थोड़ा वेरिएबल है, लेकिन वो भी है 4 to 5 ईयर का, ठीक है। उसके बाद फिर कोई एग्जाम नहीं होता, बस वो आपकी लॉग बुक्स वगैरह देख के आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं कि नाउ यू आर एलिजिबल, देन यू कैन वर्क एज ए कंसल्टेंट, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि द मोमेंट यू हैव डन एमआरसीपी या एमआरसीओजे एंड यू विल बी यू कैन अप्लाई ऑन कंसल्टेंट जॉब। यू कैन अप्लाई ऑन रजिस्ट्रार या इनिशियली ऑन एसएचओ जॉब, लेकिन एसएचओ की जॉब 1 साल करनी पड़ती है, फिर उसके बाद वो प्रमोट कर देते हैं आपको रजिस्ट्रार पे, और ये भी अच्छी खासी सैलरी होती है, दिल पे ना लो, ठीक है। एंड मेनी ऑफ माई कोलीग्स, उन्होंने यूके में, आइलैंड में ट्रेनिंग नहीं की, ठीक है। दे वर ट्रेन्ड इन इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल,
और अपने कंट्री में जिन्होंने एमएस प्रोग्राम्स किए, एफसीपीएस प्रोग्राम्स किए, वहाँ वो ट्रेनिंग काउंट करवाई, वो एक्सपीरियंस काउंट किया, और फिर उन्होंने एग्जाम पास किया एंड देन दे मूव इन टू यूके। फिर वो उन्होंने जो भी जॉब सिक्योर की, इवन इनिशियली इवन एट एज एसएचओ, और फिर उन्होंने अपने फर्दर कॉम्पिटेंसीज पे काम किया एंड दे एंटर इनटू द ट्रेनिंग साइकिल। और ट्रेनिंग साइकिल में जब एंटर हो जाते हो तो थोड़ा मुश्किल है, वो 3-4 साल मुश्किल गुजरते हैं, लेकिन फिर उसके बाद अगर आपने उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया हैं सारे टास्क, तो देन यू कैन वर्क एज कंसल्टेंट। ठीक है, ये समझ आ गया? कोई क्वेरी इसमें? चलो, अब हम एमआरसीपीआई पे चलते हैं। तो अब ये फिर हमारा असल मुद्दा शुरू हुआ है कि अगर आपने एमआरसीओजी 1 किया हुआ है, ठीक है, या आरसीपीआई का कोई प्रोफेशनल डिप्लोमा किया हुआ है, मेरी एक कैंडिडेट ने किया है रिसेंटली, इसी बेस पे एग्जामेशन लिया है उसने, ठीक है, या आपने एमआरसीपीआई पार्ट 1 जनरल मेडिसिन या पीड्स में किया है, या आपने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, पाकिस्तान का एफसीपीएस किया है, ठीक है, मलेशिया का एमएमडी किया है, तो फिर आप डायरेक्टली एमआरसीपीआई का पार्ट 2 दे देते हो। राइट राइट, इस पे के बेस पे आपको पार्ट 2 को में डायरेक्टली अपेयर होने की परमिशन मिल जाती है। वरना फिर अगर नहीं किया तो यू हैव टू डू एमआरसीओजी पार्ट 1। एमआरसीओजी पार्ट 1 मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑप्टेड रूट है टू डू एमआरसीपीआई पार्ट 2 रिटर्न, क्योंकि ये भी इजी है, प्रिडिक्टेबल है, बेसिक साइंसेज है, लेकिन वो सारी गाइनी पे होती हैं। तो इसलिए मेजोरिटी एमआरसीपीआई पार्ट 1 करते हैं पहले, अगर उन्होंने एफसीपीएस नहीं किया हुआ, एमएस किया है या एमसीपीएस किया है, तो इसकी बेस पे वो एलिजिबल नहीं होते डायरेक्टली एमआरसीपीआई पार्ट 2 के लिए, तो दे हैव टू डू एमआरसीजी पार्ट 1। फिर वो एमआरसीजी पार्ट 1 करते हैं, देन दे आर एलिजिबल फॉर एमआरसीपीआई पार्ट 2 थ्योरी एंड ओस की। तो ये हो गए ना 3 पार्ट्स। रिक्वायरमेंट 18 मंथ्स की है मिनिमम, 9 मंथ्स ओब्स एंड 9 मंथ्स का ही नहीं। ठीक है, क्लिनिकल पोस्ट आपके पास होनी चाहिए, चाहे मेडिकल ऑफिसर है। हाँ, आपने जो है ये जो रिटर्न है वो मैक्सिमम 6 अटेम्प्ट आपको अलाउड है। आपको एक एडिशनल अटेम्प्ट मिल जाती है अगर आपका सुपरवाइजर या जो आपको देख रहा है उसको लगता है कि नेक्स्ट टाइम आप इसको अचीव कर पास कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये आप ध्यान रखना, अटेम्प्ट लिमिटेड है। अच्छा, बाकी हम बुकिंग स्टेप्स, सबसे मुश्किल मरहला ये है जो सबसे ज्यादा मुझसे क्वायरीज आती हैं। अभी तो बहुत ब्रीफली मैंने बता दिया कि अगर आपने पहली डिग्री एमआरसीपीआई करनी है तो 18 मंथ्स की ट्रेन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे एज ए मेडिकल ऑफिसर किसी भी गाइनी डिपार्टमेंट में किया, किसी भी प्राइवेट सेटअप पे भी किया, और ये ज्यादा इजी है। बास लोग एफसीपीएस 1 की इंडक्शन नहीं होती या होता ही नहीं है पास और वो भी दिल तो होता है ना कि लाइक हम लोग भी कंसल्टेंट बने गाइनी में, तो ये अच्छा रूट है, लेकिन अच्छी ट्रेनिंग करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके, अच्छा, तो वेर आई वाज, मैं समराइज कर रही थी जो पिछली स्लाइड्स हैं कि लाइक कंपेयर कैसे करना है एमआरसीपीआई और एमआरसीओजी को, या अगर आपने एमसीपीएस एफसीपीएस नहीं किया तो फिर आप कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ तो कोई क्वारीज नहीं है क्योंकि जो ऑडियंस है वो पहले ही एफसीपीएस या एमसीपीएस के रूट पे, मैक्सिमम मेरे स्टूडेंट्स एफसीपीएस एमसीपीएस के रूट पे ही होते हैं। ठीक है, ओके, तो एप्लीकेशन अभी तो क्लोज है, बट September 2026 को ये एग्जाम है, तो फिर ये जो है 3 जून को ओपन होगी। 3 जून को जब ये ओपन होगी तो एकदम से रश नहीं करना कि फौरन फौरन कर लें, जैसे एमआरसीओजी 1 और 2 में होता है कि वो सारी सीट सोल्ड आउट हो जाती हैं, ऐसा नहीं है। इसमें सीट का मसला नहीं है, अगर आप रिटर्न की बात कर रहे हो, हाँ उसकी में मसला होता है। तो अब ध्यान से तसल्ली से, जब 3 जून को बुकिंग ओपन होगी तो अपने डॉक्यूमेंट्स आपने पहले से रेडी रखने हैं, और अपने टेस्टिमोनियल फॉर्म के साथ आपने बस अप्लाई कर देना है, सबमिट कर देना है। ठीक है, कैसे करना है मैं बताती हूँ। तो नेक्स्ट सीटिंग है 4 सितंबर में, एप्लीकेशन विल ओपन ऑन 3 जून। एग्जाम ऑनलाइन होगा, वी आर रिमोट इन्विजिलेशन, मतलब आप अपने घर में ही देंगे और आपको कैमरे से मॉनिटर किया जाएगा। वी डू नॉट एलोकेट फॉर दिस एग्जाम बेस्ड ऑन एप्लीकेशन डेट, इट इज नॉट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब जरूरी नहीं है रश की कि जो पहले अप्लाई करेगा वही दे सकता है और सीट्स खत्म हो जाएंगी। ठीक है, we only accept application that include all of the following: attested copy of primary medical degree, only original, आपने इसका वो लेना है, इसकी फर्स्ट कॉपी, ओरिजिनल की फर्स्ट कॉपी, मतलब नजर आ रही हो ना, ये ना कि कॉपी की भी कॉपी वो फिर नजर नहीं आ रही होती। अच्छा, उसका ट्रांसक्रिप्ट हो के रीडेबल हो, लेकिन अटेस्टेड हो। कॉपी ऑफ योर पार्ट 1 या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, अगर एमआरसीओजी 1 है तो उसको टेस्ट कराना है, उसके सक्सेस रिजल्ट को, या एफसीपीएस किया हुआ है तो उसकी डिग्री को, या उसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट है उसको आपने अटेस्ट कराना है। ठीक है,
सिर्फ ये नहीं कि पास लेटर्स, ये पास हो गई, आपने एक ईमेल भेज दी ये पास है, नहीं वो एक्सेप्टेड नहीं है। MR 61 की तो खैर ईमेल ही आती है, वो ईमेल आप प्रिंट आउट करके एक्सेप्ट, वो आप टेस्ट करा सकते हो। FCPS की आपको डिग्री या कोई प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, फिर वो आप टेस्ट कराओगे। टेस्टिमोनियल फॉर्म है, मैं अभी बताती हूँ वो कैसे कैसे फिल करना है। और ये अच्छा, ये जो जिस बेस पे आपकी, ये जो आपकी प्राइमरी मेडिकल डिग्री है ना, MBBS की, अ, और ये जो जिस पे आपने एग्जामिशन ली है, ये दोनों डिग्रीज में आपसे कहूंगी कि इनकी अटेस्टेशन केयरफुली जो है किसी भी रैंडम डॉक्टर से ना कराएं। या तो उस जगह से कराएं जहां से आपने वो, लाइक अपने MS से कराएं हॉस्पिटल के जहां से आपने अपना FCPS किया, और या फिर वहां से कराएं जहां से आपने MBBS किया उस मेडिकल कॉलेज से। अगर ये दोनों पॉसिबल नहीं है आना जाना, तो फिर किसी लॉयर से टेस्ट करा लें, आम कचहरियों में बैठे होते हैं, फिर उस पे ऑब्जेक्शन नहीं आती, वरना आ जाती है ऑब्जेक्शन। ठीक है। If your degree is not in English, you must attach an official translation of the same together with your medical degree. Official translations will only be accepted if they have been prepared and are authenticated by the issuing university. ठीक है, या आयरिश ब्रिटिश कॉन्सुलेट ने देखा है या एम्बेसी ने देखा है। ये तुम लोगों का मसला नहीं है, सारी हमारी इंग्लिश में ही होती हैं। ठीक है। ओके, अच्छा, प्राइमरी मेडिकल डिग्री जो है आपकी MBBS की, प्लीज ये आपने वो आपने यू वी विल नॉट एक्सेप्ट अटेस्टेशन बाय डॉक्टर्स। ये नहीं कि लाइक इरम की मैंने टेस्ट कर दी, सदर की हैजल ने कर दी। हैजल, बट यू हैव अ गुड नेम। इट्स योर रियल नेम या बस ऐसे ही लिख लिया? नहीं, मेरा नाम महविश है। ये मेरी बेटी का नाम है। अच्छा, मैं हमारी मोहल्ले मेरी नेबर भी है, उनकी उसकी बेटी भी पैदा हुई, उसका नाम है हेजल। मेरे बच्चे से कहते हैं हेजल नट। ओके। बस मेरी बेटी को भी कहते हैं। प्यारा नाम है। चलिए, ओके, तो मैं विश तो ये जरूर ख्याल रखना, मेडिकल डिग्री में पंगा ना करना। ऑब्जेक्शन आता है, फिर बंदे को स्ट्रेस होती है दोबारा से भेजना। उन दिनों तो तैयारी भी पीक पे चल रही होती है, फिर इन कामों में टाइम वेस्ट होता है। पहली दफा ये तमीज से अटेस्टेशन जो उन्होंने जैसे कही है वैसे कर लो। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोल दिया है, फेलिंग टू प्रोवाइड द अबव इंफॉर्मेशन मे रिजल्ट इन योर एप्लीकेशन डीम्ड इनवैलिड, सो प्लीज मेक श्योर यू प्रोवाइड ओनली द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन। ये मेरी अपनी अपनी स्टोरी है। 4 मेरे रिजेक्शन आए हैं, और ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, कौन पढ़ता है वेबसाइट पे जाके हर चीज। और मैं बार बार डॉक्टर सारी एक ही बंदे से टेस्ट कराई जा रही थी। ठीक है, जब वो कह रहे हैं मेडिकल डिग्री आपने डॉक्टर से नहीं करानी तो मत कराओ ना। और सबसे इजी मेरे लिए यही था कि मेरे हस्बैंड गए और वो जो कचहरी में लॉयर होते हैं उन्होंने स्टैंप लगा दी, बस दैट्स इट। थोड़े बहुत ले लिए होंगे पैसे। ओके। एप्लीकेशन अभी तो क्लोज है, लेकिन ये जितनी भी रिटन एग्जामिनेशन हैं वो ऑनलाइन होंगे, रिमोट इन्विजिलेशन से इंस्टेड ऑफ एटलीस्ट फिजिकल एग्जामिनेशन सेंटर। अरे मैंने तुम लोगों को बोला ना ये प्रिडिक्टेबल एग्जाम है, ये इसलिए प्रिडिक्टेबल एग्जाम है कि आपने कोई दुबई नहीं जाना इस एग्जाम को देने, पार्ट रिटर्न को ना, यू नो, UK जाना है, अपने घर बैठ के देना है। और इवन अपने किसी सेंटर में भी नहीं जाना कि वो सेंटर कैंसिल हो गया। अभी MRCOG पार्ट 2 में काफी सारे कैंसिल्स काफी कंट्रीज में उन्होंने कैंसिल कर दिया बिकॉज ऑफ उनकी सिक्योरिटी इश्यूज थे, तो वो बच्चे नहीं दे पाए एग्जाम। तो इसमें कौन सा कैंसिल होगा? तो इसलिए प्रिडिक्टेबल है, ये आराम से हो जाता है। पढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन बाकी जो टेक्निकल इश्यूज हैं वो इसमें कम है। Please find all the information about it here. Read carefully before applying. Verifications are usually completed up to 3 weeks after closing date for applications. 3 हफ्ते लगते हैं। जैसे आप बुकिंग ओपन होगी, आप अपने सारे अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दोगे, तो 3 हफ्ते के बाद वो आपको बताएंगे कि यू आर एलिजिबल टू सिट इन एग्जाम, या बोल देंगे कि भाई ये तुम्हारे ये डॉक्यूमेंट में मसला है, ये मसला है, ये ठीक करो, फिर आप उसको दोबारा कर दोगे। समटाइम ये होता है आपको होश आता है आखिरी दिन, जिस दिन लास्ट डेट होती है और अटेस्टेशन हुई नहीं होती, तो फिर क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए वैसे? भेजना चाहिए नहीं भेजना चाहिए? हम्म। देखो, ड्यू डेट अगर सर पे खड़ी है तो भेज दें, क्योंकि नहीं भेजेंगे तो नेक्स्ट डे तो भेज नहीं सकते। तो एटलीस्ट अगर आप ने लाइक टेस्टेशन नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग भी है, तो फिर डायरेक्शन उस पर ऑब्जेक्शन आ जाएगा ना, आप उसको कम पूरा कर दें बाद में। ठीक है, तो ये लॉजिक रखें। अच्छा, तो
इसके बाद उन्होंने क्या बोला, हाँ। अच्छा, फिर आप पेपर दे दोगे ऑब्वियसली, और पेपर का रिजल्ट भी 4 हफ्ते के बाद आ जाता है, ठीक है, आफ्टर एग्जाम डेट रिजल्ट आ जाते हैं। तो फिर अगेन समरी है, अटेस्टेड कॉपी ऑफ प्राइमरी मेडिकल डिग्री, और ये किससे टेस्ट करानी है मैंने बता दिया है, लॉयर से करा लेना। और मैं एडवाइस करूंगी कि जिस पे आपको एग्जाम्पशन मिली है ना, जैसे MRCG 1 या FCPS की डिग्री, वो भी साथ ही लॉयर को दे देना, दोनों डिग्रीज हो जाएंगी, तो फिर लेस लाइकली है कि आपको किसी भी किस्म की ऑब्जेक्शन आएगी। एक अपनी पासपोर्ट स्टाइल फोटो 100x100 पिक्सल में, ये पिक्सल का ख्याल रखना वरना वो अपलोड ही नहीं होती, ठीक है। कॉपी ऑफ योर पार्ट 1 या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, ठीक है। टेस्टिमोनियल फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करने में दिखाती हूँ कैसा होता है। तो ये है रिटर्न के लिए। और जब आप रिटर्न पास कर लेते हो तो उसके लिए कुछ भी नहीं करना होता, बिकॉज उनके पास सारी चीजें तो है ही, और उनको खुद भी पता है कि आपने पास किया हुआ है रिटर्न, तो वो आपको खुद ईमेल भेज देते हैं कि उसकी के लिए आप एलिजिबल हो और आप एग्जाम बुक कर सकते हो, ये ओपन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, पहले तो मैं टेस्टिमोनियल फॉर्म दिखा दूँ कैसे फिल करना है। ये नजर आ रहा है, टेस्टिमोनियल फॉर्म, रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन ऑफ आयरलैंड, कैन यू सी महविश, नूर? जी जी। हाँ अच्छा। जी, नजर आ रहा अच्छा, जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया ना, तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मैंने अभी तक सिर्फ यही बताया है, छोटी मोटी बातें कि MRCPI की बुकिंग कैसे करनी है, पेपर देना ही क्यों है। ओके। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन ऑफ आयरलैंड टू द प्रेसिडेंट एंड फेलोज ऑफ द रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस ऑफ आयरलैंड, ब्लॉक लेटर एड्रेस, ब्लॉक लेटर, यहाँ यहाँ एक डॉक्टर का नाम लिखना है जहाँ वो प्रैक्टिस करता है उसका ना, फिर यहाँ उस डॉक्टर का नाम जहाँ वो प्रैक्टिस करता है, ठीक है। बीइंग duly qualified practitioners of at least 5 years standing and actively engaged in the practice of the medicine, safety from personal knowledge of the name of the candidate to be entered by either referee in block capitals, ठीक है। जो आपका नाम है ना, वो जैसे अब मेरा नाम है हिरा, तो आपने वो ऐसे लिखना है पूरे कैपिटल्स में, ठीक है, अपना नाम कैपिटल में लिख रखना है। और उसके बाद फिर क्या करना है, मैं अभी तो तुम्हें सैंपल दिखा देती हूँ इसका। फिर नीचे आ जाओ। एक मिनट। अच्छा, यहाँ जो है ना, तुम लोगों ने इसको कैसे फिल करना है मैं बताती हूँ। यहाँ जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने अटेस्टेशन कराई है, जैसे डॉक्टर यास्मीन है, ठीक है, तो आपने उनका नाम लिखना है यास्मीन, ठीक है। यास्मीन खालिद है, यास्मीन खालिद हो गया। और फिर वो कहाँ प्रैक्टिस करती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो शिफा इंटरनेशनल में प्रैक्टिस करती हैं। इसका भी मसला ही रहता है, इसलिए कर रही हूँ ये, शिफा इंटरनेशनल, ठीक है, इस्लामाबाद, कोई एब्रीवेशन नहीं, पूरा नाम, ओके। और फिर इस्लामाबाद के बाद पाकिस्तान। अच्छा, फिर यहाँ सेम इसी तरह दूसरी डॉक्टर, फॉर एग्जांपल डॉक्टर खतीजा है, तो यहाँ आपने उनका नाम लिख देना है खतीजा, खतीजा रसूल, ठीक है, जहाँ ये प्रैक्टिस करती हैं। अब ये शायद लाहौर की हूँ, ठीक है, जिना हॉस्पिटल, या कराची की हो सकती हैं। जिना हॉस्पिटल, कराची, हाँ, पाकिस्तान, राइट, ये ऐसा हो गया। अच्छा, ये इसी तरह ब्लॉक लेटर में आपने लिखना है, ओके। बाकी फिर हम नीचे आ जाते हैं। नीचे यहाँ ये वाला जो लाइन है, ये वाली, ये दिस वन, ये वाली लाइन, इस पे ब्लॉक लेटर में अपना नाम लिखना है, ठीक है। जैसे लाइक आप में से किसी का नाम है
महविश हयात नूर खान, नूर बानो, सदफ महमूद, तो ये पूरा ब्लॉक लेटर कैपिटल में लिखना है, ठीक है। अच्छा, फिर नीचे क्या करना है, ऊपर वाले जो दो डॉक्टर्स थे, और ये दोनों डॉक्टर जरूरी नहीं है कंसल्टेंट हो, उन्होंने बोला क्या है कि 5 साल का उनका एक्सपीरियंस हो, चाहे वो जीपी है, दैट्स इट, किसी भी फील्ड में, उसका सिग्नेचर कराना है, डेट डाल दें, सिग्नेचर एंड डेट डाल दें, एंड आई आई विल से कि आप उनका यहाँ उनके स्टैंप लगा दें। अगर वो पीएमडीसी है तो पीएमडीसी का नंबर लिख दें, अगर उनके पास जीएमसी या आईएमसी है तो वो नंबर लिख दें, फिर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगी। गॉट इट? ये समझ आ गया कैसे फॉर्म फिल करना है महविश? जी हो मैम। गया ये? चलो, तो फिर ये फॉर्म फिल हो गया आपके, आपको पता है आपने अपनी 100 पिक्सल में तस्वीर अपलोड करनी है, वो मोबाइल से भी बन जाती है, और फिर कोई ऐप आप डालेंगे तो उन्हें कहीं वो खुद ही कहेंगे मुझे 100 में चाहिए, तो वो उसका पीडीएफ बना देंगे। ये पीडीएफ हो गया, आपकी मेडिकल डिग्री का पीडीएफ हो गया, इक्विवेलेंसी का पीडीएफ हो गया, ठीक है। तो ये सारे पीडीएफ एक पीडीएफ में, या मेक श्योर एक पीडीएफ में बना लो तो अच्छी बात है, नहीं भी बनते सेपरेट कर लो, लेकिन एक ही ईमेल में भेजने हैं, एक ही ईमेल में, ईमेल नहीं चेंज करनी। मतलब एक ईमेल जा रही है मेडिकल डिग्री की, दूसरी ईमेल जा रही है जो है आपकी इक्विवेलेंसी की। समझ आ रही है? मैं आगे भी दिखाती हूँ, राइट? ओके, बाकी हाउ मैनी अटेम्प्ट्स देनी है? 6। अच्छा, अटेम्प्ट्स तो 6 हैं, टाइम ड्यूरेशन बता रही हैं। कैंडिडेट मस्ट पास एमआरसी, पास पार्ट 1 एग्जामिनेशन विद इन 6 years फ्रॉम देयर फर्स्ट अटेम्प्ट, not applicable to OBS and gynae. Part 2 examination within 6 years of passing part 1 are equivalent exam for MRCPI OBS gynae. Part 2 clinical exam within 3 years. ठीक है? तो अगर आपने एमआरसीजी पार्ट 1 दी है तो फिर तो आप 2 के लिए एलिजिबल हो। 2 के लिए आपके पास जो है मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, इससे क्या मुराद होगा? इससे मुराद ये है कि आपने एमआरसीओजी 1 किया है 2020 में, ठीक है। अब आप 2026 में दे सकते हो, लेकिन अगर आपने एमआरसीओजी 1 किया 2015 में तो फिर 10 साल का गैप आ गया ना। मतलब आपके एमआरसीओजी 1 और एमआरसीपीआई पार्ट 2 के दरमियान जो गैप है वो 6 year तक हो। गॉट इट? इतना पुराना ना हो। फिर दूसरा उन्होंने बोला है कि जब आपका पार्ट 2 पास हो जाए तो जो उसका क्लिनिकल है वो आपने पार्ट 2 के पास होने के विद इन 3 year देना ही देना, ठीक है। गॉट इट? ये विद इन 6 year देना है, और ये विद इन 3 year देना है। रिटर्न विद इन 6 year एंड क्लिनिकल विद इन 3 year। ये याद रखनी है, ये बातें फिर याद नहीं रहती। अभी हुआ क्या, अब इनके में तो कहानियां है ना। तो मेरी स्टूडेंट थी, एमआरसीओजी 1 उन्होंने किया, फिर एमआरसीओजी 1 के बाद एमआरसीपीआई पार्ट 2 की रिटर्न दे दिया ना, और उसके बाद शी नेवर अप्लाइड फॉर ओस की, एंड उसके बाद उन्होंने एमआरसीओजी पार्ट 2 पास किया, अब एमआरसीओजी पार्ट 3 की तैयारी करने लगी। वो एक दफा फेल हो गया, फिर 2 दफा उनकी बुकिंग नहीं हुई। तो फिर कॉलेज ने बोला है, उनको रिमाइंडर ईमेल दी है कि आपके पास ये, अब आपने देना ही देना नवंबर में एमआरसीपीआई, वरना आपको पार्ट 2 दोबारा देना पड़ेगा। और उसको ये बात पता होती तो वो विद इन 3 year पहले ही अटेम्प्ट कर लेती। ये समझ आई बात मेरी? सदफ, हाँ जी, क्लियर? बिल्कुल सही। तो ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा, इसका तरीका पता है क्या है कि अगर पार्ट 1 आपका इक्विवेलेंट थोड़ा लेट भी है तो आप अप्लाई कर दें, ऑब्जेक्शन आ जाएगा तो फिर स्पेशल रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पार्ट 2 जब आपका पास हो जाए तो उसके बाद जो इमीडिएट उसके की अटेम्प्ट है उसमें अप्लाई करें। एप्लीकेशन के साथ फी नहीं जमा करानी होती, सिर्फ आपने अप्लाई करना होता है। तो और यूजली पहली दफा में आपको सीट मिलती नहीं है, दूसरी दफा में भी नहीं मिलती, तीसरी चौथी दफा में फिर चूंकि आप पहले अप्लाई कर चुके होते हो तो आप प्रायोरिटी पे आ चुके होते हो। एप्लीकेशन काउंट, हाउ मेनी टाइम्स यू हैव अप्लाइड, ठीक है। मेरी एक कोलीग थी, एमआरसी सीपीआई पार्ट 2 उन्होंने पास किया, एमआरसीपीआई के लिए अप्लाई नहीं किया पहले पूरे साल, दूसरे साल, और पहले पूरे साल बाकी जो बैच में थे उनके वो अप्लाई करते रहे, उनको भी सीट नहीं मिली। इन्होंने तो अप्लाई नहीं किया जब थर्ड अटेम्प्ट में उनको सीट मिल गई, और ये अब पहली दफा अप्लाई कर रही है, इनको लगा कि मैं पहली दफा अप्लाई करूंगी मुझे फौरन सीट मिल जाएगी, नहीं, उन्होंने फिर उसको डेफर कर दिया। वो मीनवाइल वो कोर्सेज लेके बैठी हुई थी। अब कोर्सेज वाले तो नहीं उसको बैठे रहेंगे ना साल तक एक्सटेंशन देके। आपको ये समझ आ रही है
कि जैसे ही पार्ट 2 पास हो जाए, इंशाल्लाह हो जाएगा रिटर्न पास, तो आपने उसकी में वाली जो इमीडिएट अटेम्प्ट्स हैं उनमें एप्लीकेशन देती रहनी है, देते रहना। कौन सा वो फीस मांग रहे हैं? फिर जब भी तुम लोगों का मूड होगा तो प्रायोरिटी पे तो होंगे तुम लोग। क्लियर? हम्म। अच्छा, बाकी बाज़ औक़ात 6 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट के बाद कैंडिडेट को एक फर्दर अटेम्प्ट मिल जाती है, सिर्फ एक, अगर सुपरवाइजर कंफर्म कर दे कि ये अब अच्छा बच्चा बन गया है। ठीक है। वट फॉर्म ऑफ पेमेंट्स आर एक्सेप्टेबल, ये मुसीबत पड़ती है जिस दिन बुकिंग होती है, कैसे पेमेंट करनी है, क्रेडिट है, डेबिट है, पेपाल है, वो कहते हैं कुछ भी हो सकता है, लेकिन पैसे होने चाहिए। अब ये पॉन्ड्स में होते हैं। अब आप एग्जैक्टली उतने ही कन्वर्ट करते हो अपने करेंसी रेट को जितने वो बनते हैं भाई, वो टैक्सेस भी लगते हैं, तो ऊपर आप 25-30 ज्यादा ही रखें, वरना तो रिजेक्शन होती रहेगी। समझ आ रही है? ठीक है। और पहले से ही बैंक को बता दें कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करनी है, ओपन कर दें अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है भी। और इतने इतने पॉन्ड्स हैं, आई थिंक 350 है, अभी बताती हूँ। और उसकी के 7 समथिंग होते हैं। तो मुझे कितने टैक्स लगेंगे, तो मैं फर्दर, आपने उसमें जमा करानी है अपने अकाउंट में, करा लें पहले ही ना, फिर आप ट्रांजेक्शन करें, ताकि बार बार वो रिजेक्शन वाला आपको ना हो। ये बहुत रिजेक्शंस होती हैं, इसी वजह से आपको छोटी बातें नहीं पता होती। इवन देन दे सेड I am getting an error making payment online. First check you have correctly completed all mandatory fields requested. चेक्स होते हैं, कुकीज होती हैं, वो एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। ठीक है। कुछ क्यूआर कोड होते हैं समटाइम, जैसे जैसे वो कह रहे होते हैं ना, वैसे वैसे करते रहो, हो जाता है। अगर एरर आ भी जाता है तो पहले अपने बैंक से बात करें क्यों नहीं हो रही ट्रांजेक्शन, और फिर उसके बाद स्क्रीनशॉट बना के उस इशू का help@rcpi पे भेज दो। ये बहुत अच्छी है हेल्प डेस्क इनकी, वो रन रिप्लाई करते हैं। ठीक है। लेकिन अपना आरसीपीआई आईडी नंबर जरूर लिखना है किसी भी कम्युनिकेशन के लिए। ओके। अच्छा, फिर 4 सितंबर को एग्जाम है रिटर्न का, और 750 है भाई एग्जाम फीस। नहीं, रिटर्न, हाँ 750 है। ये वो बन जाएंगे पाकिस्तानी रुपीज में 3+। अभी तो फिर वार चल रही है, वरना महंगा हो जाए। अच्छा। बस फिर एमआरसीपीआई, अब तो एग्जाम बुक हो गया, अब तो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है, सबसे अच्छी बात क्या है, अब मैं ये नहीं कह रही कि ये एग्जाम जो है इतना हलवा है कि पढ़ो ही ना, लेकिन चूंकि मैं एमआरसीओजी और एफसीपीएस एमसीपीएस एमएस के एग्जाम को भी कोच कर रही हूँ, तो मुझे मेंटल पीस मिलता है एमआरसीपीए की कोचिंग में, क्योंकि एक्चुअली सिलेबस एज कम्पेयर टू देम थोड़ा कम होता है, समझ आ जाता है, सिंपल गाइडलाइंस होती हैं, और सिर्फ 100 एसपीएज हैं। लाइक एमआरसीयूजी पार्ट 2 में ये होता है कि ईएमक्यूज होते हैं, एक क्वेश्चन के साथ जो 14-15 ऑप्शंस पढ़नी होती हैं, वो भी 200 तक ना, 100 एसपीएज एंड 100 ईएमक्यूज। इसमें सिर्फ 100 एसपीएज हैं, वो भी ट्रस्ट मी 60% आप आपको पता होगा क्या है। ठीक है, इफ यू आर विद मी इन माई कोर्स। ठीक है। और फिर उसके बाद आप क्लिनिकल दे देते हैं, तो और ये घर बैठ के देना है। ठीक है, थ्योरी घर बैठ के देना है, लेकिन कैसे? बुकिंग कंफर्म हो जाएगी, पैसे वैसे भर दिया आपने, यू विल गेट ईमेल टू डाउनलोड टेस्ट रीड सॉफ्टवेयर लिंक। ईमेल जो आपकी, जिससे आपने अकाउंट बनाया ना, वही ईमेल। ठीक है, दूसरी कोई ईमेल नहीं, एक ही ईमेल रखना, उसको याद भी रखना उसका पासवर्ड, सारी उम्र वही चलेगी। अच्छा, फॉर कम्युनिकेशन तो एग्जाम अगर 4 सितंबर को है, तो आपको वो एग्जाम से 5-6 दिन पहले के आपको ईमेल भेजेंगे। आपने ये सॉफ्टवेयर उस अच्छे, सबसे अच्छे एफिशिएंट लैपटॉप में ऐड कर रखना है। वो डाउनलोड कर लोगे, वो फिर आपका माइक चेक कर लेंगे, कैमरा चेक कर लेंगे, ओके हो जाएगा उसमें वो देख लेंगे कोई स्टडी मटेरियल तो नहीं है। वैसे हो भी तो वो कौन सा पॉसिबल है, वो होता ही नहीं पॉसिबल, स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आता, फिर वो सारा सॉफ्टवेयर आपके पूरे पीसी को टेक ओवर कर लेता है। ठीक है। बस फिर आप रेडी हो, फिर आपको बता देंगे एग्जाम आपका इतने बजे है। ये पॉसिबल है कि मे बी आपका एग्जाम और आप पाकिस्तान के टाइम के 2 PM पे है और किसी का 2:30 पे है। ठीक है, ऐसा थोड़ा 30-30 मिनट्स का 1 आवर का गैप आ सकता है, इट डिपेंड्स कि आपने कौन सी स्लॉट आपको मिली है, पिक की है। ठीक है। रिमोट इन्वेजिलेशन है, ऑल ऑफ आवर रिटन एग्जामिनेशंस आर डिलीवर्ड बाय रिमोट इन्वेजिलेशन इंस्टेड ऑफ at a physical examination center. This means that the exam can be taken anywhere in the world. The examination structure, format, length is the same, but instead of traveling to an examination center and sitting the computer-based examination with other candidates, you do the same test as originally planned, but at your own computer. ठीक है। ओके। और वो वहाँ वो जो कैमरा होता है ना, जो कैमरा 360
से वो सारा आपके कमरे की लोकेशन भी देखता है, आपको देखता है, कान शान चेक कराता है, रिंग्स, रिस्ट वॉच, एवरीथिंग नॉट अलाउड। इवन आप माउस भी यूज नहीं कर सकते, कोई भी एक्सटर्नल वायर अपने लैपटॉप के साथ नहीं लगा सकते, ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल इस्तेमाल कर सकते हैं। एक 4-5 मिनट की वॉशरूम ब्रेक मिलती है, उसमें कोई चिटिंग नहीं होती। तो ये इस एग्जाम में कोई सवाल नहीं पैदा होता चीटिंग का। और वो मुसलसल जो ऑनलाइन इन्विजिलेटर होता है, बंदा आपको या बंदी देख रहा होता है, ठीक है। बाकी फिर उसकी उसकी में फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। एक लॉन्ग केस होता है और 7 शॉर्ट केसेस, शॉर्ट स्ट्रक्चर्ड डिस्कशंस, काउंसलिंग्स, ड्रिल्स ऐसे होते हैं, ठीक है। इजी है ये, हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके। बाकी फिर उन्होंने बोला है कि एप्लीकेशन फॉर द एमआरसीपीआई ओप्स गाइनिंग इन मस्कत, ये ओमान में इस दफा हो रहा था, मस्कत में, लेकिन अब हो नहीं रहा, कैंसिल हो गया बाहर की वजह से, अब सिर्फ आइलैंड में हो रहा है। बाकी इन्होंने बोला है, वो कहते हैं कि ओस्की में हम हर एक को अकोमोडेट नहीं कर सकते जैसे हम रिटर्न में करते हैं। तो इसके मैंने तुम्हें टिप दी है कि हर दफा अप्लाई जरूर करना, 3 साल के अंदर अंदर ये देना है, वरना फिर रिटर्न दोबारा देना पड़ जाएगा। तो बेहतर है हर अटेम्प्ट अवेल करो, क्योंकि तीसरी या दूसरी अटेम्प्ट में जाके या समटाइम पांचवी छठी में जाके आपको प्रायोरिटी मिलती है एग्जाम में बैठने की। और बाज़ औक़ात तो फिर आप यही करते हो कि जाना ही वो मेरी कोलीग की तरह, जिन्होंने जिनको कॉलेज ने कहा भाई पेपर दे दो आखिरी अटेम्प्ट आ रही है। ये ना करना। Places in the OBS and Gynae Part 2 OSCE clinical are limited. Therefore, we may not be able to offer a place for every candidate who applies. If you are successful, you will receive an email with the confirmation of your exam place and the link for payment. ठीक है। तो इसके बाद फिर उसकी में फौरन ही पेमेंट नहीं करनी होती है, बस अप्लाई करना होता है, फिर पेमेंट करते हैं बाद में। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच कैंडिडेट टू इंश्योर वीजा इश्यूज खुद करें। वी कैन नॉट ऑफर ट्रांसफर और रिफंड ऑफ द फी you are unable to attend the examination because of visa related issues after the payment has been completed। ठीक है। तो ये इश्यूज आपने खुद करने हैं, अपने सॉर्ट आउट, कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन अगर बुकिंग डेट क्लोज होने से पहले कैंसिल कर रहे हो तो 10% वो काटेंगे, रिडक्शन करेंगे। और उसके बाद कर रहे हो तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। कैन आई डेफर टू अनदर सिटिंग फॉर एग्जामिनेशन? डेफर कर सकते हैं। दिस मीन्स बोथ एप्लीकेशन एंड फी विल बी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट सिटिंग। ये पढ़ लेना डिटेल। ओके, फिर हम आ जाते हैं सिलेबस पे। मैम एमआरसीजी के लिए मेलिंग एड्रेस था, कैन दैट बी यूज फॉर दिस? हाँ, एक ही ईमेल रखना, मैंने तो एक ही रखी हुई है, वही एफसीपीएस के लिए रखी है, वही एमआरसीजी के लिए, वो भी हर अपने एमआरसीपी एग्जाम के, दुनिया भर के एग्जाम एक ही। मेरे पास एक फोन नंबर और एक ईमेल है। आई वंडर व्हाई पीपल मेक सो मेनी ईमेल्स एंड यूज सो मेनी नंबर्स। तो एक ही रखो। अच्छा, बाकी यस, अब हम सिलेबस की बात करते हैं। बेस्ड ऑन आरसीपीआई बेसिक स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग करिकुलम। अब देखो, उन्होंने बोला है कि एमआरसीपीआई का जो करिकुलम है ना वो बेसिक है, बेसिक स्पेशलिस्ट है। वो तो एडवांस बातें नहीं पूछेंगे आपसे, फिटल मेडिसिन की या कैंसर्स के रिकरेंसेस की और रिलेटेड एडवांसेस की, ठीक है, रेयर मेडिकल डायग्नोसिस, क्योंकि ये बेसिक स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद ये एग्जाम लिया जाता है इन आयरलैंड। तो ये अच्छी बात है, इसलिए इनकी इनकी समरीज बहुत इजी है पढ़ना, अगर इंसानों की तरह पढ़ते हो पास हो जाते हो। 72 हैं टोटल, आरसीपीआई, आईओजी एंड एचएसई की सारी मिला के। इसके बाद कुछ आपने सिलेक्टेड जीटीजीज करनी है, कुछ नाइस करनी है, कुछ टॉप करने हैं। बट जो 70% पेपर है वो इन्हीं 72 गाइडलाइन से आता है। और ये गाइडलाइन पढ़ना इजी है, शुरू में ही एग्जेक्टिव समरी है, उसी से ही हो जाता है गुजारा, ठीक है। अच्छा, फिर हमने जीटीजीज और नाइस और टॉकिंग करने, क्योंकि हर टॉपिक पे इनकी आयरिश गाइडलाइन नहीं है। जिस टॉपिक पे इनकी आयरिश गाइडलाइन नहीं है, फिर आपने वो ग्रीन टॉप से और आरसी नाइस से और टॉप से करना है। और अच्छी बात तो क्या है कि इनकी जितनी इनकी इनकी 90% जो इवन 72 आयरिश गाइडलाइंस भी है ना, वो उनकी सेम रिकमेंडेशंस हैं जो नाइस की और जीटीजी की हैं। मतलब अगर आपने एफसीपीएस या एमसीपीएस में गाइडलाइंस पढ़ी हैं या एमआरसीओजी की थ्योरी पे पास किया, तो 90% तो आप एमआरसीपीए के लिए वैसे ही पास हो, मतलब सेफ हो। थोड़ी बहुत ही आपने रिकमेंडेशन देखनी है जो थोड़ी बहुत चेंज है, जैसे ब्रीच चेंज है, उनका थोड़ा सा लेबर चेंज है, कोई और छोटी मोटी गाइडलाइंस है मैश की, है। तो अगर एमआरसीओजी 2 रिटर्न की तैयारी कर ली है,
इफ यू आर प्लानिंग फॉर जुलाई, तो सितंबर में आप आराम से एमआरसीपीआई दे सकते हो। एमआरसीपी 2 पास हो ना हो, लेकिन उसकी तैयारी से एमआरसीपीआई पास हो जाता है। मैनी ऑफ माई कैंडिडेट्स आर डूइंग दिस। ठीक है। जुलाई में 5 जुलाई को पेपर दिया। उसके बाद फर्स्ट टाइम दे ओपन आयरिश गाइडलाइंस। लेकिन चूंकि मुश्किल काम पहले कर चुके थे, तो आयरिश गाइडलाइन इजी लगी और पास पेपर्स किए, यू नो। और विद मेड होम तो ये चीजें बहुत हलवा है। तो उनको सिर्फ लेक्चर, वो मॉड्यूल वाइज रिकॉल सुनने होते थे और बस। लेट्स डू इट वेल। अच्छा, प्रेपरेशन साइकिल क्या होगा? मेड होम इज ऑफरिंग थ्योरी कोर्स and a separate recalls based crash course. We say it fast track as well, whatever you say. ठीक है। पहले हम थ्योरी कोर्स कराते हैं, थ्योरी कंप्लीट कराने के बाद वो एंटर इनटू सेकंड फेज, एंड इस कोर्स का नाम है क्रैश कोर्स। ठीक है। मैनी स्टूडेंट्स ऑप्ट बोथ। मैनी स्टूडेंट्स फर्स्ट डू थ्योरी कोर्स, फिर वो उनको अच्छा लगता है तो फिर दे ऑप्ट फॉर क्रैश कोर्स, अप टू यू। बट ये दोनों जरूरी मैंडेटरी हैं। मैम एक कोर्स लेना है, भाई तुम पास पेपर समझ ही नहीं आएंगे थ्योरी नहीं आती तो। अच्छा, थ्योरी अगर आती है तो पास पेपर की प्रैक्टिस नहीं करोगे, जो जो 60% रिपीट होते हैं फिर वो नहीं आएंगे। दोनों मैंडेटरी हैं। ओके। बाकी थ्योरी कोर्स की पहले बात कर रही हूँ मैं। थ्योरी में हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, सारे जो बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम मॉड्यूल्स हैं वो कंप्लीट होंगे। सारी आयरिश गाइडलाइन, एनआईएस आरसीओजी इंटीग्रेशन के साथ डेली एसबी प्रैक्टिस हैं वो भी रहेंगे। फिर रिवीजन साइकिल्स भी हैं आपके। मैक्सिमम सेशंस आर रिकॉर्डेड, बट लाइव भी होंगे, नो वरीज। ठीक है। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन अस। अच्छा, तैयारी कैसे करनी है? सबसे पहले आई विल सजेस्ट यू लेक्चर सुने। ठीक है। लेक्चर सुनने के बाद समरी पढ़ लें। समरी के लिए हमने अलग से ग्रुप्स बनाए हुए हैं, आराम से मिल जाती है समरी। उसमें हर मॉड्यूल की अपनी समरी का फोल्डर है। और फिर आप सुबह आपने पढ़ लिया डायबिटीज। ठीक है। फिर डायबिटीज की आपने ई बुक खोली और समरी पढ़ ली, या ओरिजिनल गाइडलाइन भी इजी है, पढ़ ली। एंड उसके बाद शाम में आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। बस इतना करना है डेली, छोटा स्टेप लेना है। बस डेली ये करते रहोगे तो आराम से ये पास हो जाएगा। ओके, वेबसाइट पे कैसा कोर्स लगता है? जस्ट एक मिनट। यस, कैन यू सी वेबसाइट? ये लेट्स अज्यूम मार्च की मैं दिखा रही हूँ। अभी तो सितंबर चल रहा है। प्रीवियस कोर्स यू कैन सी। कैन यू सी? नजर आ रही है? मैम आयरलैंड के डॉक्टर से करा सकते हैं, आयरलैंड के डॉक्टर से भी करा सकते हैं, किसी से भी। मैंने बता दिया ना। टेस्टिमोनियल किसी से भी करा सकते हैं। अगर आपका हस्बैंड भी है ना, उससे भी करा सकते हैं। इसमें लिखा थोड़ी ना हस्बैंड से नहीं कराना। हाँ, मेरी फ्रेंड ने अपने हस्बैंड से करा लिया था ना, वही डॉक्टर थे। ओके, अच्छा, कुछ भी नहीं हुआ। रेफरीज पे कोई मसला नहीं होता। मसला वो मेडिकल डिग्री पे करेंगे, उस पे इक्विवेलेंसी डॉक्यूमेंट पे। अच्छा, तो एमआरसीपीआई। अच्छा, अब जब आपको कोर्स की एक्सेस मिल जाएगी, इट्स थ्योरी कोर्स, तो उसमें यू विल सी एवरी मॉड्यूल। जनरल गाइनी मॉड्यूल है तो इसमें सारी गाइडलाइंस आपको नजर आ रही हैं। ठीक है। जैसे ये मैनोरेजा की आयरिश गाइडलाइन है, तो ये आयरिश गाइडलाइन मिल रही है। लेकिन अब क्या है कि मीनोपास एचआरटी पे तो आयरिश गाइडलाइन नहीं है, फिर इस पे आपको नाइस करनी पड़ेगी। वो 2025 की है। ठीक है। और सेम पीएमएस पे कोई आयरिश गाइडलाइन नहीं है। आपने इसकी जीटीजी करनी है। बट जनरल गाइनी का पूरा मॉड्यूल ये कवर है। ठीक है। सर्जिकल तो सारा ही आपको नाइस और टोक से करना होता है। इनकी अपनी एक ही गाइडलाइन है सर्जरी की। एंटीनेटल में मैक्सिमम आयरिश गाइडलाइन है, मतलब प्रॉम की, टोकोलोसिस की, स्टेरॉइड की, ये सारी आईडीज हैं। इनकी अपनी एचआईवी की गाइडलाइन है, ओबेसिटी की अपनी है, इंडक्शन वी बैक अपना है, ब्रीच अपना है, ईसीवी अपना है, आईयूजीआर इनका अपना है, आईयूएफडी इनका अपना है, रिड्यूस मूवमेंट्स की स्पेशल आयरिश गाइडलाइन है। ठीक है। और मल्टीपल प्रेगनेंसीज की अपनी है, एफजीएम इनका बहुत डिफरेंट है, राइट। जैसे आईयूजीआर है ये इनका। एंटीनेटल और अर्ली प्रेगनेंसी तो प्योरली इसकी गाइडलाइन डिफरेंट है, और काफी ज्यादा डिफरेंट है फ्रॉम आरसीओजी। बाकी मॉड्यूल में मैंने देखा है कि कम है एज कम्पेयर टू अदर इन दीज मॉड्यूल्स गाइडलाइंस, बट वो आप आराम से कर सकते हो इफ यू रियली वांट टू डू।
इस तरह से आप क्लिक करोगे तो द पोर्टल विल ओपन, और अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको चलने में। कैसे, कहाँ जा रहे हैं, क्या होते हैं उसमें, रीजंस होती हैं क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स या इन्फेक्शंस या सिंड्रोम्स। और जो लेट आईयूजीआर होते हैं या एफजीआर होते हैं, आईयूजीआर ओल्डर टर्मिनोलॉजी है, लेटेस्ट वन इज एफजीआर। तो इसमें मैक्सिमम रीजंस प्लेसेंटल डिसफंक्शन होती है, और ज्यादातर जो एफजीआर होते हैं वो 34 वीक्स पे एस्टिमेट। दो चीजें हैं, दो चीजें कौन सी, कि वेट लेस देन 10 सेंटाइल है या डॉपलर खराब है। 5-6 वीक्स पे हम, या रिकमेंडेड है इरिटेटिंग करें 16 वीक्स, डॉपलर भी खराब है, एब्सेंट, टाइम ऑफ डिलीवरी से आएगा, मोड ऑफ डिलीवरी से आएगा, एस्पिरिन तंग करेगी, वो मैंने 3 सिनेरियोस बता दिए उसके, और ये 20 वीक्स पे तंग होंगे कि कब रेफर करना है। तो यू नेम इट एनी टॉपिक, तो आप आराम से कोई भी टॉपिक पढ़ सकते हो, आपको प्लानर पूरा मिल जाता है कि आज आज का दिन ये है। मॉड्यूल खत्म होने के बाद एक इंटरेक्टिव सेशन होता है, होगा आपके साथ, ठीक है। तो अच्छा, इन्फेक्शन भी डिफरेंट है आयरिश के ना। फिर मैटरनल मेडिसिन है, मैटरनल मेडिसिन में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, प्रीक्लैम्सिया, हाँ ये डिफरेंट है, बाकी सेम है सारा। बाकी जो आपने, अगर आपने एमसीपीएस, एफसीपीएस या एमआरसीओजी में मेटर जीटीजीज की हैं वो सारी सेम है। लेबर डिफरेंट है, लेबर काफी डिफरेंट है। ऑन्कोलॉजी डिफरेंट तो नहीं है, लेकिन जो डिफरेंट है वो तबाही है। आयरिश चेक है, स्मेयर के, सिन रूट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है, बाकी सेम है, ये सिन पाथवेज हैं इनके, थोड़े से डिफरेंट। ओके, इनफर्टिलिटी entirely different from आरसीओजी। तो 72 डिफरेंट ये आयरिश गाइडलाइंस हैं, और इसमें 70-80% सेम रिकमेंडेशन है, थोड़ी बहुत चेंजिंग्स के साथ। लेट्स स्टार्ट विद ये देखें, ये आयरिश चेक डिफरेंट है, सेशन स्मूथ से आए, और आप लोगों के साथ मेटाप्लेजिया हो रहा होता है, टर्नओवर होता है, स्क्वेमोकल इंटरजेक्शन होता है। तो ये इस तरह से, ये कितने घंटे का लेक्चर, 1-1.5 घंटे का लेक्चर, बल्कि सर्वाइकल चेक इतनी एग्जांपल के साथ आप कर लोगे कि यू विल, यू नो, उल्टी आने लग जाएगी कर करके। फिर इनफर्टिलिटी है, सेक्सुअल काउंटरसेप्शन सेम है जो आपने, वो उसकी सारी एफएसएस गाइडलाइन है, इनकी अपनी कोई गाइडलाइन नहीं है। यूरोगाइनिन का थोड़ी डिफरेंट है, आईडी प्रेगनेंसी डिफरेंट है। फिर हर हर मॉड्यूल की ई बुक है, जैसे एंटीनेंटल की बात करते हैं। तो जब आप लेक्चर सुन लेते हो तो फिर आप दोबारा तो नहीं रिवीजन के लिए दोबारा लेक्चर सुनते हैं, फिर आप रिवीजन के लिए क्या करोगे, देन यू ओपन योर ई बुक्स एंड रिवाइज इट फ्रॉम, और ये लेक्चर की स्लाइड्स हैं ताकि पेज मेमोरी डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो सारा सोल्यूशन है वेबसाइट पे, मतलब सारा सोल्यूशन है पास होने का एमआरसीपी है। एनी क्वायरी? हम्म, ओके, यस, नूर, महविश, इरम, नासिर, आप में से कोई है जो करंट कोर्स से है? आई थिंक इरम आप करंट कोर्स में से हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैम मैं भी करंट कोर्स में हूँ मैडम। कौन कौन करंट आई कोर्स है? इरम भी, और दूसरी दो, ये मैं दोनों इरम करंट सितंबर, कोर्स है, मैडम मैं सितंबर में मैं से भी हूँ। करंट कोर्स में हूँ। सितंबर से। सदफ, सितंबर। अच्छा, तो तुम लोगों की डेली एक्टिविटीज सही चल रही हैं डॉक्टर सबा के साथ? कोई उस पे कमेंट, फीडबैक? जी, एमसीक्यूज आपके डेली हो रहे हैं टॉपिक वाइज? आवाज ही नहीं आ रही, खामोशी का मतलब रजामंदी। हो रहे हैं, सदफ से हो रहे हैं। जी मैडम, हो रहे हैं जबरदस्त है वो वाले। अच्छा, तुम पता नहीं तुम इसके पीछे कितनी एफर्ट है, जितने भी कोर्सेज है ना, वो वो एमसीक्यूज के नाम पे आप लोगों को एमआरसीओजी 2 की बुक्स कराते हैं, ना उनकी रिकमेंडेशन है एमआरसीओजी 2 की, और ना वो आती होती हैं।
वैसे जैसे कि एमआरसीपी पे आए तो सारा निरा टाइम वेस्ट हो रहा होता है। मैं ये नहीं कह रही कि फायदा नहीं है, ऑब्वियसली फायदा तो है, आपकी कमांड अच्छी हो रही है, नॉलेज तो मिल ही रहा है, लेकिन वो एग्जाम फोकस्ड नहीं है। तो हमने हर आयरिश गाइडलाइन को या आपके सारे पेपर्स को देख के ये जो है ना क्वेश्चंस डिजाइन किए हैं थ्रू आवर वेरियस हाईली पेड एआई टूल्स। और ये इसी तरह बनाते हैं पेपर जैसे कि आ रहा होता है आपके उसमें एग्जाम में। तो आपको एग्जाम में लगता है ये तो सारा कुछ देखा देखा सा है, देखा देखा सा है। अच्छा, ये ई बुक इस तरह से ओपन होगी, ठीक है। इसको जैसे आपने पढ़ना है पेज नंबर 23, तो ये 23 ऐसे कर लें, ठीक है। 23 पेज आ गया। फिर आप इसको जूम कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको स्मॉल कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, चलें अभी हम फिर पीछे जाते हैं। ये हो गया वेबसाइट टूर। नेक्स्ट, तो वही अगेन शुरू वाली तस्वीर है। डेली एक टॉपिक, उसके क्वेश्चंस करते रहो और यू विल बी वेरी क्लोज टुवर्ड्स योर गोल इंशाल्लाह। ये कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं। ये लाइक हमारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छा उन्होंने स्कोर किया, इसलिए जस्ट फॉर मोटिवेशन शेयर कर रही हूँ। 82, 84, 85, हालांकि पास किस पे होना था, 67 पे, एंड दे आर स्कोरिंग 82। ये रिसेंट इनकी फर्स्ट पोजीशन है, 86 स्कोर। डॉक्टर सादिया 78, ये नेपाल से थे हमारे साथ, 81, एंड 74 डॉक्टर समीना, एंड 79 डॉक्टर हुमैरा, शी वाज फ्रॉम इंडिया। इन्होंने एंड पे ज्वाइन किया था बट स्कोर 77 तक खींच लिया, गुड। एंड नायाब, सो मैनी सक्सेस। ये जब ये लोग कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। इट्स हाईली डूएबल। जस्ट फॉलो डेली एक्टिविटीज, स्टडी प्लानर, लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट एनीवेयर। एंड मॉड्यूल के एंड पे हम मिलते रहेंगे अपने रिकैप सेशंस में। आपका मैटरनल मेडिसिन पेंडिंग है और एंटीनेटल हम कर रहे हैं आजकल, वो भी मैटरनल मेडिसिन एंटीनेटल सम को मिक्स भी एक जैसा लगता है, तो इसलिए साथ ही रखा है। ओके, सो अभी तक जो स्लाइड्स मैंने कंप्लीट किए हैं, जो मैंने बताया, उसमें कोई प्रॉब्लम या कोई एडिशनल क्वेरी? पहले 1 2 क्यों करना है एमआरसीपीआई, कितने पार्ट्स हैं, ट्रेनिंग इश्यूज, फिर उसके करने के बाद क्या होगा, करना कैसे है, सिलेबस कंपैरिजन, प्लस नेगेटिव बोथ पॉइंट्स, सिलेबस कुछ छोड़ा तो नहीं है वैसे मैंने, बुक कैसे करना है। Ma'am, when will you take classes? Because I have inquiries in some. Sadaf, I think your last antenatal is going to complete on 19 April. Yes. So we will meet after 19 April. I know your antenatal recap is pending and maternal medicine too. We are supposed to do the today maternal medicine recap. लेकिन फिर मुझे क्वायरीज आई कि मैडम मैटरनल मेडिसिन के सेशन से बहुत बेहतर है कि हमें थोड़ा बुकिंग के बारे में बता दें, एंजाइटी हो रही है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं या नहीं है, ठीक है। अप्रैल पे हम खड़े हैं, आज मई, जून, जून में आपकी बुकिंग ओपन हो जाएगी। तो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड फ्रॉम जून, फ्रॉम बुकिंग फॉर जून, ठीक है। तो अब तो बुकिंग में मसला नहीं होगा ना कोई। चलिए, थैंक यू एवरीवन, वी विल मीट सून इन दिस वीक फॉर मैटरनल मेडिसिन। और इसमें मुझे फीडबैक मिल गया कि यू वांट टू डू प्रीक्लेम्शिया हाइपरटेंशन मोर, ठीक है, वी विल डू इट। ओके,